हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। आज बड़े कम लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। अमरजीत, ऋषि, रूपक, मुकल, मुकुल, टी। हाँ, पैरेललोग्राम की शीट में अपलोड करवा दूंगा। मैंने मॉक टेस्ट भी बना दिया है। चौथे नंबर का जो मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चंस का, वो भी बना दिया मैंने, वो भी अपलोड करवा दूंगा अभी थोड़ा। ठीक है ना। मतलब पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस की पीडीएफ भी डलवा दूंगा और मैं ये मॉक भी डलवा दूंगा। प्री के रिजल्ट के बिना ही मेंस देंगे क्या विशांत? यार, आपके मेंस की डेट आ चुकी है, आप लोग तैयारी कर रहे हो। सीजीएल मेंस 2019 की, जिसका पेपर होना है 2020 में, और इसका जो पेपर है वो 14 से 18 अक्टूबर, ये डेट आई है। 14 से 18 अक्टूबर की डेट है। मतलब अब क्या ही कहे हम। 14 से 17, हाँ सॉरी, 14 से ना 17। ठीक है, बोलो दोस्तों। विल टायर 3 भी कंडक्टेड? टायर 3 के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। मुझे नहीं लगता कि एसएससी की इतनी काबिलियत है कि वो टायर 3 साथ में ले ले, तो वो टायर 3 के बाद ही होगा, उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो अभी जो है आपके पास 4 महीने हैं। ये तो क्या चल रहा है, जून पूरा बाकी है, आज से जून शुरू हुआ है। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, और ये अक्टूबर भी तुम्हारे पास आधा है। तो 4.5 महीने हैं आपके पास। ठीक है, तो हाँ, अब आप प्रेशर जो क्रिएट करते हैं, सर जल्दी सिलेबस निपटाओ, ये करो वो करो, तो सिलेबस तो आपका खत्म ही है भाई। ठीक है भाई, मैंने आपको मॉक टेस्ट देने का प्रॉमिस किया था, वो मॉक टेस्ट भी मैं साथ के साथ दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि देता नहीं है कोई चलो। और आपका अर्थमेटिक तो हो ही चुका है लगभग लगभग। टीयर 1 रिजल्ट की डेट अभी कोई नहीं है। ठीक है, अभी 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टीयर 2 होगा तो उससे पहले टीयर 1 का रिजल्ट देंगे ना ये लोग। तो रिजल्ट आने में जो है 2 महीने में, 2-3 महीने में आ जाना चाहिए रिजल्ट। टाइपिंग डेट नहीं दी, अब छोड़ दो, जो भी टाइपिंग वाइपिंग की डेट है। ठीक है भाई, वॉइस सही है ना? वॉइस सही आ रही है? मॉक सॉल्व कराएंगे। आपकी कोर्स की वैलिडिटी टेंशन मत लो, आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। मेंस का पेपर हो जाने के भी 15 दिन बाद जो है दोस्तों, तुम्हारे पास वीडियो पड़ी रहेंगी। बात समझ में आई? मेंस का पेपर साल 2040 में भी होता है, तो 2040 में मेंस का पेपर हो जाने के बाद भी 15 दिन एक्स्ट्रा तक तुम्हारे पास वीडियो पड़ी रहेंगी। तो बार बार टीम का फोन करके या मेरा या किसी भी दूसरे पर्सन का आप इस तरीके से दिमाग खराब मत करिए। मेंस का पेपर जब भी होगा, जितने भी बाद हो, उसके भी 15 दिन बाद तक आपके पास वीडियो पड़ी रहेंगी। ठीक है भाई, चलो 1 महीने दे दिया, 1 महीना दे दिया, चलो मेंस का पेपर होने के 1 महीने बाद तक वीडियो पड़ी रहेंगी। ठीक है ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बताइए, क्वेश्चन आपके सामने, मैंने पैरेललोग्राम की थ्योरी पढ़ा दी। बताइए क्वेश्चन क्या आएगा, इस सवाल का आंसर जल्दी से फटाफट बताइए। रामानुज ठीक है, देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ईज ए मिड पॉइंट ऑन ईज पॉइंट ऑन साइड सीडी पर एक पॉइंट ई है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एएफबी 22, अगर ट्राइंगल एएफबी का एरिया दोस्तों 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है एएफबी का, एंड एरिया ऑफ बीईसी दोस्त ये 12 है, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे ट्राइंगल डीईएफ का एरिया पूछा है। तो ये जो दोस्त है कौन सा ट्राइंगल डीईएफ, इस ट्राइंगल का जो है ये एरिया आपसे पूछा है। बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, बोलो
बनाई जाना। जल्दी से देखिए दोस्त, सपोज ये निकालना है आपको के, ये एरिया कितना है दोस्त, ये एरिया है आपका के मान लिया मैंने, ये निकालना है, ये है एक्स। आप ये बात बताइए मुझे ना, कॉमन रीजन देखना होता है, आपके दिमाग खुल चुका होगा। ये जो ट्राइंगल एईबी है, ट्राइंगल एईबी का एरिया पैरेललोग्राम का आधा है 22 प्लस एक्स। एईबी का एरिया पैरेललोग्राम का आधा होगा। ये ट्राइंगल डीबीसी हो, ये डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल एरिया को बाइसेक्ट करता है। जो ट्राइंगल बीडीसी है, बीडीसी इसका एरिया भी पैरेललोग्राम का आधा होगा, मतलब के प्लस एक्स प्लस 12, तो दोनों इक्वल होगा। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। आपको मेरी बातें समझ में आई हैं? तो इस टाइप का कोई भी सवाल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। भाई आप ना पैरेललोग्राम का आधा एरिया, ट्राइंगल ए बी का एरिया पैरेललोग्राम का आधा, ट्राइंगल डीबीसी का एरिया पैरेललोग्राम का आधा, हमने इक्वल कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? ये बताइए जल्दी से, बोलो। क्या हुआ अमित, 8 के बाद 13 मतलब? देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी एक पॉइंट है, इसके अंदर डायगोनल बीडी जो है एपी को क्यू पे काट रहा है। अगर ए क्यू डी का एरिया 18 है, किधर गया दोस्त, ए क्यू डी का एरिया 18 है, ए क्यू डी का एरिया दोस्त 18 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी का एरिया दोस्त आपका 2 है। तो आपसे पूछा है डीपीसी का एरिया, के पूछा है, डीपीसी का एरिया पूछा है, डीपीसी का एरिया पूछा है। बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे? कर पाए क्या? कोई 20 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है। आशीष इसमें लगभग 35 एक सवाल होंगे, ट्रपेजियम रोम्बस पैरेललोग्राम सब है ना इसमें। 16 इस क्वेश्चन का वेरी रिलेवेंट न्यू और आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, आपको बस कॉमन रीजन पकड़ना होता है। जैसे अगर ए क्यू पी का एक्स मान लो, तो इसी ट्राइंगल में आ रहा है ना एक्स, तो आप ये बताओ ये जो ट्राइंगल एडीबी है, ये जो ट्राइंगल एडीबी है, इसका एरिया पैरेललोग्राम का आधा है 18 प्लस एक्स। अब आप ये बताओ, मैंने एक चीज ये बोली थी कि अगर पैरेललोग्राम के अंदर कहीं कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आप चारों वर्टिसेस को मिलाओ तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम बराबर होता है और पैरेललोग्राम का आधा होता है। तो ये जो ट्राइंगल एपीबी, ये जो ट्राइंगल डीपीसी, इनके एरिया का सम, ट्राइंगल एपीबी ट्राइंगल डीपीसी, इनके जो एरिया का सम होगा दोस्त, वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। तो दिस शुड बी इक्वल। हालांकि जरूरत नहीं, आप मेंटली कर पाओगे कि ये तो दोनों में कॉमन है, तो के इन दोनों का डिफरेंस आ गया, पर फिर भी मैं बता रहा हूं एक लाइन लिख के क्या फर्क पड़ता है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एपीबी और डीपीसी का जो सम होगा पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो यानी कि यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी, 216 आंसर। ठीक है, जहां आपको एरिया दिखे उसको पकड़ लो और कॉमन रीजन हटाने की कोशिश करो दोस्तों। क्या आप कर पा रहे हो? परेशान हो कि बेस सेम होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। हां बस एक लाइन का सॉल्यूशन है यार, देखने में बड़ा है, करने में आसान। आगे चलते हैं, बताइएगा दोस्त। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पेपर में आया है, 5 बार। अरे माइनस मत करो, ऐसे मत करा करो यार तुम। सपोज आप कह रहे हैं सर सीधा माइनस कर दो, सपोज यार इसको दे देता 16 और इसको दे देता तो 2, ये पूछ लेता तो फिर भी माइनस कर लेते, फिर तो 18 आता ना। तो रट्टा मत मारो, थोड़ा कंसेप्चुअली। पेपर में सवाल एग्जैक्ट थोड़ना आएगा, पेपर में सवाल ऐसे दे दिया, आप कहेंगे 16 माइनस 2 14, बड़ा बड़ा आगे बढ़ो, ऐसे कैसे? ठीक है, हाँ सुधरोगे नहीं तो डंडा बजाऊंगा तुम पे मैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू जो है मिड पॉइंट है,
BC और CD के तो शेडेड से अनशेडेड। ये पता है कि ये जो अनशेडेड एरिया होता है, ये जो अनशेडेड है, जो ट्राइंगल है, P और Q मिड पॉइंट है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम का 3/8 होता है। तो रिमेनिंग शेडेड कितना हो जाएगा? 5। तो रेशो शेडेड से अनशेडेड का 5:3 चलेगा, 5:3। क्लियर है कि नहीं? सर आप हमेशा सोने के लिए क्यों बोलते हो? शंकर बेटा मैं 2 ही काम कर, सवाल बनाओ, मॉक बनाओ, सीट बनाओ, सो। सवाल बनाओ, मॉक बनाओ, सीट बनाओ, सो। सवाल बनाओ, मॉक बनाओ, सीट बनाओ, सो। और कोई काम है? इसलिए तुम्हारी भी दिनचर्या यही होनी चाहिए, पढ़ो लिखो सो, पढ़ो लिखो सो, समझे? फिल्म देखना भूल गए। फिल्म तो सोते सोते देख लेते ना। एक नई टेक्नोलॉजी लगाई है मैंने, ठीक है, वही तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी आई है। ABCD, यहां तक कोई दिक्कत? दिनेश कह रहा सर प्रूफ बता दो। दिनेश, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस सवाल में यह नहीं बताएगा कि पैरेललोग्राम कैसा है, किस साइज का है, P कहां पे है, क्यों P और Q तो मिड पॉइंट है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं बताया, एंगल नहीं बताया। तो भैया मैं इससे बढ़िया आप ये बताओ कि ये मैंने स्क्वायर ले लिया, मैंने मान लिया कि ये जो ससुरा ये पैरेललोग्राम है ही नहीं, स्क्वायर है। अरे स्क्वायर भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ABCD, ये भी तो पैरेललोग्राम है। अब इसका मिड पॉइंट ये देखो P हो गया, इसका मिड पॉइंट ये देखो Q हो गया, और ये निकालो ये ट्राइंगल। तो आप ये बात समझो कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप ये बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया 2 दूनी 4/2, 2 आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया 4 दूनी 8/2, 4 आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया 4 दूनी 8/2, 4 आ गया, राइट एंगल है। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, साइड 4 है 16, 4 4 8 2 10, तो ये कितना बचा? 6। तो आप बताओ पूरे का एरिया 16 और इस ट्राइंगल का आया 6, यानी कि कितना है? 3/5, 3/8। आ गया कि नहीं आ गया? कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। लग रहा तुम दुख को समझ रहे हो मेरी। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। चलो अच्छा पंकज, हाँ कमेंट आ रहा है वेद तुम्हारा। मैक्सिमम विशांत 125 के आसपास। देखिए दिए गए चित्र में ABCD, ये 8 कहां से लिख रहा है, हटाओ इसको। दिए गए चित्र में ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। PQRS मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है। देखो ये मिड पॉइंट्स है दोस्तों, ये PQRS मिड पॉइंट है। अगर पैरेललोग्राम का नहीं, शेडेड एरिया बताइए, अगर पैरेललोग्राम का एरिया 140 है, साल पेपर का आया हुआ है, लेकिन वहां रेशियो पूछा था, यहां पे मैंने एरिया पूछ लिया। देखिए आप ये थ्योरम ये जानते हैं कि जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाओ, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो आप ये जानते कि ये ट्राइंगल का एरिया 1 है, तो ये नीचे जो ट्रेपेजियम है 3 होगा, 1:3। तो आप ये जानते हो कि ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, अब ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, ये 2 लाइन पैरेलल तो है ही। अब आप ये बताओ, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच रहे हो, तो यहां पे मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। मतलब अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया 3 होगा दोस्त। क्या आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, देखो पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल समझो, और अगर ये साइड CD का मिड पॉइंट है, ट्राइंगल को देखो तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। अगर ये 1 है 3 होगा, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, अगर ये 1 है तो ये भी 3 होगा।
अगर ये 1 है दोस्त तो ये भी 3 होगा, अगर ये 1 है दोस्त तो ये भी 3 होगा। बोलो क्या आपको ये बातें समझ में आती हैं? सिमेट्रिसिटी से बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी बातें बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे तुम्हारा पैरेललोग्राम है, शिफ्टिंग से भी हो जाएगा सवाल। ये पैरेललोग्राम है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, इन चारों का एरिया बराबर होगा। आप ये बताओ अगर ये 3 और 1 4 1 5 है तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 20 होना चाहिए। तो 4 ये हो गया, 4 8 6 14 है, तो ये कितना बचा? 6 बचा कि नहीं? 3 और 1 4 1 5, और ये तुम्हारा 5, तो पूरा 20 होना चाहिए। तो ये 3 और 1 4 1 5 5 10 6 16, ये 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, ये वाला एरिया 4 आ गया। क्लियर है दोस्त? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? 4 बचा। तो आप बताओ पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है 20 यूनिट। 20 यूनिट का मतलब 140 हुआ। कितने गुना हुआ? 7 गुना। 7 गुना। आपसे पूछा शेडेड एरिया 1 2 3 4 4 8, 8 यूनिट के लिए पूछे तो 7 गुना आएगी, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर था, जो कि ए ऑप्शन है। बीस कैसे होगा टोटल? आप ये बताओ दोस्त, ये 1 3 4 5 है। आप ये बताओ, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ये साइड का मिड पॉइंट, ये एरिया कितना दिख रहा है दोस्त? 1 3 4 1 5, 5 दिख रहा है। अगर ये 5 है, अगर इसका मिड पॉइंट ये है तो ये भी 5 होगा। इसका मिड पॉइंट यहां से मिला होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। पूरे का 20 हो गया क्या? अगर पूरे का 20 है, शेडेड 1 2 3 4 है भाई, और ये तुम्हारा 3 3 3 3 12 4 16 हो गया, तो 4 ही तो बचा, 16 4 20, 20 होना चाहिए पूरा। अरे यार 1 और 3 मिड पॉइंट थ्योरम से आया कानव, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से कानव। कानव समझ आया तुम्हें? आकांक्षा कमेंट आ रहा है बेटा तुम्हारा, यहां तक क्लियर? यार इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता सवाल को करने का। आप ये करिए, वाला सवाल बनाओ। चलो चेतन 20 का मतलब 140, 1 का मतलब 7 हो गया। सिलेबस खत्म होने के बाद क्या पढ़ाओगे सर? ये क्लास ही नहीं होगी। सिलेबस होने के बाद मैं तुमको मिसाइल छोड़ना सिखाऊंगा, चीन पर आक्रमण करने की ट्रेनिंग दूंगा। हाँ वेद, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ट्राइंगल एक्स क्यू का एरिया 15, ये एरिया 15, क्यू वाई पी बी क्वाड्रिलेटरल, क्यू वाई पी बी 7, ये सी जेड पी का 4। तो आपसे पूछा है, क्यों बीपी यहां पे 7 होना चाहिए ना, गलत लिख दिया हिंदी में, ठीक है ओके। शेडेड एरिया बताओ जरा, शेडेड एरिया क्या आएगा? शेडेड एरिया कैसे आएगा? जे को समझ नहीं आ रहा? अरे बिल्कुल सिंपल सा सवाल, 15 7 22 4 26 आंसर, इतना ही करना है। कुमार कह रहे सर आप क्लास लेते रहना, रिदम बना रहेगा ऐसे। हाँ कुमार, अभी बताऊं तो मैं इतना भूत बना दूंगा ना तुम्हारा। ये बताओ यहां पे ध्यान से, ये शेडेड एरिया निकालना, ये के, ये मैंने के मान लिया दोस्ती, निकालना के। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉमन रीजन ढूंढा करो, कॉमन नहीं ढूंढोगे तो बात नहीं बनेगी। अब आप ये बताओ, ये 4 7 कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में आ रहा है एक्स। ये 15 कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में आ रहा है वाई। आप ये बताओ, ये जो ट्रायंगल एपीडी है, ये जो ट्रायंगल एपीडी है, पैरेललोग्राम का आधा है के प्लस एक्स प्लस वाई, ये पैरेललोग्राम का आधा है के प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप ये बताओ, ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है कि जैसे तुम्हारा पैरेललोग्राम है,
अगर आप पैरेललोग्राम में इस तरीके से कोई ट्राइंगल बनाते हो तो ये जो एरिया होगा ये भी पैरेललोग्राम का आधा बचेगा, और ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा ये भी पैरेललोग्राम का आधा होगा। ये ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा, रिमेनिंग जो बचेगा वो भी पैरेललोग्राम का आधा। ठीक है ना दोस्त। अब आप ये बताओ कि यहां पे ये जो है, क्योंकि यही तो कॉमन रीजन आ रहा है, ये जो एरिया है ये ट्राइंगल ADQ, ट्राइंगल QCB पैरेललोग्राम का आधा। इट मींस कितना, y प्लस 15 और 7 प्लस x प्लस 4। ये प्रॉपर मेथड है, इतना तो करना है नहीं, पेपर में कैंसल आउट हो जाएगा। तो k कितना आ गया, 26। हाँ तो विद ले लो, मिल जाएगा। अच्छा विवेक, SICI की फिर से बेसिक वीडियोस डाल दीजिए। आकांक्षा डली तो हुई है बेसिक वीडियो। चलो इधर देखो, ये बताइए, साल तो मैं करवा चुका आपको लास्ट लेक्चर में ही, तो इसको करवाने का कोई मतलब नहीं है। रेक्टेंगल का डायगोनल पूछा है तो घटा देंगे। अरे 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 सत्यानाश। अरे यार किधर मर गया अभी ये। 13 नंबर कौन सी सीट है ये वाला? स्लाइड कहाँ की स्लाइड? इसमें ही। ओके रोम्बस, हेडिंग डालो कॉपी में, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, चलो इधर देखो। आप ये जानते कि रोम्बस, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसको चारों साइड बराबर है। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, तो इसकी चारों साइड बराबर होती है दोस्तों रोम्बस की। तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होंगी। अब जैसे रोम्बस है और पैरेलल तो होंगी, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल हो जाएं। तो अगर मैं इसका ये डायगोनल खींचूंगा, ये साइड ए है तो ये साइड ए है, तो आप दोस्त समझ रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है दोस्त तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप ये बताइए कि अगर ये एंगल तुम्हारा 100, ये तुम्हारा जो है थीटा थीटा 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 2 थीटा है तो 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा। तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब आप ये बताइए कि रोम्बस का डायगोनल तो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो पहली बात तो ये बनती है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट क्यों करता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, ये थीटा थीटा समद्विबाहु बन जाते हैं। अब अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है तो आधा हो जाएगा, मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा दोस्त। तो अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां कंसेप्ट ये बनता है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो भी समझा दिया, क्योंकि आइसोसेलेस बनता है। ये ए, ये ए, ये थीटा, ये थीटा है भाई। ये 2 थीटा हो गया तो 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस थीटा, ये भी बाइसेक्ट करेगा तो आधा आधा कर दिया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। रोम्बस स्क्वायर नहीं होता गौरव, स्क्वायर के लिए मस्ट कंडीशन है चारों एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन रोम्बस में
एंगल 90 नहीं होते, स्क्वायर अलग चीज है, रोम्बस अलग चीज है। अरे भैया स्क्वायर में चारों एंगल 90 होते हैं, रोम्बस में चारों एंगल 90 नहीं होते, लेकिन चारों साइड बराबर होती हैं, तो रोम्बस पैरेललोग्राम है। दूसरी बात कि रोम्बस के दोनों डायगोनल एंगल, हां यहां तक क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है, डाउट है तो फिर डाउट ही रहेगा। चलो इधर देखिए, दूसरी बात आपको समझने की, रोम्बस के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस के दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है, आपको दिख भी रहा होगा, एसी ऑब्ट्यूस के सामने बड़ा, बीडी एक्यूट के सामने छोटा। तो एसी और बीडी जो है दोस्त यहां पे जो है आपके बराबर नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। आप अगर यहां पे देखो तो चारों के चारों जो हैं ये तुम्हारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, चारों के चारों सर्वांग सम हैं, अगर आप टेक्निकली देखो तो, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता यहां तक मेरे किसी बंधु को कोई तकलीफ हो रही है, कोई समस्या आ रही होगी ना। अब एक बात को और सुनना गौर से, लिसन केयरफुली। इन रोम्बस के ये जो चारों ट्राइंगल हैं, इन चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, पैरेललोग्राम में भी एरिया बराबर होता है। और अगर ये आमने सामने एक ट्राइंगल एक कॉन्ग्रुएंट बनने तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बीओ ओडी के बराबर होगा, एओ ओसी के बराबर होगा, बीओ और बीओ और ये जो है ओडी बराबर होगा बीडी का आधा, ठीक है ना। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कितने डिग्री पे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे काटते हैं। ये एंगल जो होगा ये दोस्त 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। आगे चलता हूं मैं, ये बनाइएगा। है ना, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते 90 डिग्री के, मतलब अगर ये तुम्हारा x है, ध्यान समझना, अगर ये तुम्हारी लेंथ x है तो ये भी x होगी, लेकिन अगर ये y है तो ये भी y होगी, तो बाइसेक्ट हो गया आधा आधा, लेकिन 90 डिग्री पे। यहां तक ठीक है। अगर डायगोनल सेम हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जगवंशी, आराम से मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ये देखो, ये बनाओ। अरे तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है भाई, आधे बच्चे अब वो, मैं चाहता हूं कि अच्छे से एक बार पढ़ लें। वेरी गुड प्रशांत। क्लास तो मैं तुम्हारी लेता रहूंगा बीच बीच में। ये देखिए, ये रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है। सपोज ये डायगोनल एसी की लंबाई d1 है और ये बीडी की लंबाई दोस्त d2 है, तो AC d1 BD d2, तो ये रिजल्ट बनता है, आपको ध्यान रखना है। साइड है रोम्बस की, अब ये 90 डिग्री है, अगर ये डायगोनल d1 है तो आप जानते कि d1/2 होगा, अगर ये डायगोनल d2 है तो ये बाइसेक्ट करेगा, d2/2 होगा। अब ये तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो यहां पाइथागोरस लगा दोगे, तो d1 स्क्वायर बटे 4 प्लस d2 स्क्वायर बटे 4 बराबर a स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 4a स्क्वायर के, 4a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या आपको लग रहा होगा? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। नाउ लिसन दिस कंसेप्ट। देखिए दोस्त, मैंने आपके सामने बनाया फिर से एक रोम्बस। अगर रोम्बस के डायगोनल d1 d2 है, ये डायगोनल d1 है, डायगोनल d2 है, 90 है, तो रोम्बस का एरिया हो जाएगा 1/2 d1 d2 साइन 90 है, लेकिन साइन 90 एक होता है, तो 1/2 d1 d2। तो यानी कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई होती है हाफ d1 d2, 1/2 d1 d2। रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल्स दिए हैं तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ d1 d2, हाफ d1 d2। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो है ये कंसेप्ट और समझते हैं। ये बनाइएगा।
दिस इज द कंसेप्ट। देखिए, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया था। देखो, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं खुद ही भूल गया हूं कि मैंने तुम्हें कितनी सारी बातें बताई हैं। अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, मुंह उठा के, स्केलन ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, अगर आप कोई भी ट्राइंगल लो, स्केलन ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, स्केलन क्वाड्रिलेटरल, स्केलन क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हो? स्केलन क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स अलग अलग हो। अगर आप इसके चारों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, अगर आप किसी स्केलन क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, तो जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी दोस्त? वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से। मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम के केस में, पैरेललोग्राम के केस में अगर मेरे प्यारे भैया आप, अगर पैरेललोग्राम के केस में अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे चारों एंगल्स का, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से वो एक रेक्टेंगल होगा। ये तो बात होगी इस तरीके से। अब आप कहने लगो सर स्क्वायर के चारों एंगल के बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर के चारों एंगल से बाइसेक्टर खींचोगे तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो बाइसेक्ट 45-45 पे करता है, कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होगा। आप कहने लगो सर रोम्बस के हम खींचे, तो रोम्बस से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस के भी चारों एंगल बाइसेक्ट ही करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल के चारों एंगल के बाइसेक्टर करोगे, रेक्टेंगल के चारों एंगल के बाइसेक्टर करोगे तो एक रेक्टेंगल ही मिलेगा। अब आप सुनिएगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूं मिड पॉइंट से, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है? अगर आप कोई भी स्केलन क्वाड्रिलेटरल ले लो, मुंह उठा के, जिसकी चारों साइड अलग अलग हैं, उसके मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों? एक पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। नित्य अभी बता रहे हैं, नित्या सुनो, अगर आप कोई स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्क्वायर ही बनेगा। दूसरी बात, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रोम्बस बनेगा। कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे ही दोस्त ये आपका एक रेक्टेंगल है, अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हो, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका, ये इसका, ये इसका, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हो तो ये एक रोम्बस बनता है। क्यों? अगर ये एल है, ये एल है, तो ये एल, ये एल, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, तो ये चारों लेंथ बराबर हो जाएंगी। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 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 चारों लेंथ बराबर हो जाएंगी। आप चारों लेंथ बराबर होगी। और ये देखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बात देखना कि अगर आप इसको यहां पे मिलाओगे तो दोनों ये जो है ये भी 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं, काट रहे हैं कि नहीं? दोनों डायगोनल 90 डिग्री के एंगल पे। और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा है भाई। ये जो है यहां पे ये तुम्हारा थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 90 नहीं बन रहा। अगर ये एंगल 90 हो जाता तो फिर ये स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको यही बात समझनी कि अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रोम्बस बनेगा, लेकिन आप किसी रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये बात समझिएगा। अगर आप किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा। ट्रेपेजियम का नहीं कह सकते यार भाई कुछ भी, ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम के साइज पे डिपेंड करेगा, ट्रेपेजियम से कोई जनरल फिगर नहीं बनती है। तो आप किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो रेक्टेंगल, ठीक है ना? अच्छा, कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एक अनदर पैरेललोग्राम मिल जाएगा, एक दूसरा पैरेललोग्राम मिल जाएगा, अनदर स्मॉलर पैरेललोग्राम। नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर। अपनी मर्जी से कुछ आइडिया ना लगाएं कि रोम्बस स्क्वायर कुछ बना रहे हैं। अगर आप किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो नई फिगर एक अनदर स्मॉलर पैरेललोग्राम होगी। किसको हो रही है प्रंजल? हाँ, ट्रेपेजियम से तो फिक्स है, पैरेललोग्राम तो बनना ही बनना है रूपक। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत? हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, यस, और एरिया हाफ हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा हाफ। ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके से मिलाओगे एरिया हाफ हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिला के दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाओगे एरिया आधा हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट के अब सवाल है, सवाल बनाओ। 18 सवाल हो चुके हैं ना, ये बताइए। सब केस में यस आयुष। देखिए, रोम्बस की एक साइड 26 दे रखे तो चारों साइड 26 है, और अगर एक विकर्ण 48 है तो एरिया बताओ। देखिए, हालांकि बच्चे डायग्राम पे कूद जाते, लेकिन मेरे हिसाब से डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक सवाल मैं बता दे रहा हूं कि जैसे तुम्हारा रोम्बस हो गया दोस्त, तो ये रोम्बस के दोनों डायगोनल हो गए, 90 पे काटेंगे। अगर एक डायगोनल 48 है तो ये आधा 24 आएगा दोस्त, और ये साइड आपको 26 दे रखे रोम्बस की। तो अगर ये 24 से 26 है तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 24 26। तो अगर ये आधी लेंथ 10 आई है तो पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा? 20। तो दूसरा डायगोनल 20 आ गया। और आपसे तो पूछा है एरिया, तो 1/2 48 इंटू 20, तो यानी कि आ जाएगा दोस्त 480 एरिया आ जाएगा रोम्बस का। ठीक है, लेकिन आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, आप देखेंगे सीधा 26 24 10, 10 का आधा 20। ठीक है, डार्क देखो सर नेटफ्लिक्स पे, कौन सा सीजन देखें? एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण 14 और 48 से परिमाप बताइए। तो 7 24 25 परिमाप आ गया 100। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत है? ये आसान सवाल है लेकिन आते हैं पेपर में। यस, डायग्राम का हाफ करने पर ट्रिपलेट बनेगा। कर पाओगे? आगे चलते हैं। अच्छा, ये बनाइए 21 नंबर। एक रोम्बस का पेरीमीटर 2p है, डायगोनल की लेंथ का सम है, तो रोम्बस का एरिया बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। क्या आता है भी इस क्वेश्चन का आंसर? ए ऑप्शन इसका आंसर होता है। आप बताइए, रोम्बस के दो डायगोनल हैं, डायगोनल का जो सम है d1 प्लस d2 वो आपको दोस्तों m दिया हुआ है। अगर रोम्बस का पेरीमीटर 2p है तो साइड कितनी हो जाएगी दोस्त? p/2 हो जाएगी साइड रोम्बस की। तो डायगोनल के स्क्वायर का इस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर। साइड तो p/2 है तो p/2 का स्क्वायर p²/4 है, तो p स्क्वायर आ गया। आपको एरिया चाहिए, एरिया कैसा आएगा? जब d1 d2 हो, तो यहां पे अपन लोग स्क्वायर करेंगे तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर है ना, प्लस 2d1 d2 दोस्तों क्या आ जाएगा? m स्क्वायर आ जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर तो p स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर इधर जाके ये हो जाएगा माइनस। आपको रोम्बस का एरिया चाहिए हाफ d1 d2 चाहिए, यानी कि यहां पे क्या करना पड़ेगा? हाफ लाने के लिए बटे 4, तो बटे 4 करोगे तो 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अच्छा सोहित, विजय अगर पेरीमीटर 2p और चारों साइड बराबर है रोम्बस की तो साइड p/2 होगी ना। आगे चलते हैं। तुम ना ये बनाओ,
बताइए दोस्तों। वेरी गुड एनके, वेरी गुड। क्या कोई 84√3 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रोम्बस का पेरीमीटर 48 है, इसका एक ऑब्ट्यूस जो एंगल है वो एक्यूट एंगल का ट्वाइस है, तो इसका एरिया बताइए। देखिए सबसे पहले प्यारे भाई, मैंने आपके सामने एक रोम्बस बनाया, तो आप एक बात ये समझते हैं कि रोम्बस का जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो एक्यूट एंगल का दुगना है, मतलब ये रेशियो 2:1 का है। सम 180 होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है दोस्तों, ये 120 डिग्री हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, तो आप यहां पे ये मिला दीजिएगा, मिला दोगे तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री, तो आधा आधा 60-60 हो जाएगा ना, ये भी 60-60 हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल का दुगना है, दैट मींस कहने का ये हुआ कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए ना। कहने का मतलब ये जो होगा, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। और अगर पेरीमीटर 48 है तो साइड कितनी आ जाएगी, 12 आ गई। साइड कितनी आ जाएगी दोस्त, 12 आ गई ना, 12। तो अगर साइड 12 है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 36√3, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 72√3, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहां पे ना कभी कभी डायगोनल दे देता है, कि सवाल में ऐसे दे देगा, आपको ये नहीं देगा। यहां तो जैसे पेरीमीटर दिया, ये नहीं देगा आपको, ये दे देगा कि रोम्बस है, उसका ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल का दुगना है, रोम्बस का शॉर्टर डायगोनल 12 है, तो ये जो शॉर्टर डायगोनल है आपको 12 दे देगा। जाहिर सी बात है, जो शॉर्टर डायगोनल होगा वही साइड होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बोलो दोस्त, इस तरीके से दे सकता है। आपको रोम्बस का लार्जर डायगोनल दे सकता है, ये रोम्बस का लार्जर डायगोनल हो जाएगा 12√3, है ना, वो कि 60-60 120 के सामने 12√30 120 के सामने 1:1:√3 का रेशियो। यहां तक क्लियर है? कोसाइन फोसाइन रूल नहीं है यार ये कुछ, ठीक है। ठीक है पुष्पांजलि, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। यस राहुल, वेरी गुड। अब सी ऑप्शन, a circle is circumscribed by the rhombus, a circle is circumscribed by the rhombus which in turn is made up by joining the midpoints of rectangle whose sides are 12 and 16 respectively. What the area of circle? एक सर्कल एक रोम्बस के द्वारा सर्कमस्क्राइब्ड है, which in turn is made up by joining the midpoints of rectangle whose sides 12 and 16 है। और ये जो रोम्बस एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला के बनाया गया है, जिसकी साइड 12 और 16 है। तो पहली बात तो दोस्तों आपको ये बात क्लियर करनी होगी कि रोम्बस बनेगा रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के। अगर देता भी नहीं तो आप समझ जाते कि ये जो है ये रोम्बस होगा। और ये रोम्बस एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब है, मतलब इसके अंदर इस तरीके से एक सर्कल है, सर्कल है। आप कहेंगे वेरी गुड, तो इस सर्कल का एरिया जो है दोस्तों वो आपको बताना है, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया तो दोस्तों जब भी आएगा जब आपको इस सर्कल की रेडियस पता हो। तो इस सर्कल का सेंटर होगा 90 डिग्री, यहां पे काटेगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। अब आप ये बताइए कि अगर ये तुम्हारा 12 है तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, 6। अगर ये 16 है तो 8-8 हो जाएगा, 8 ये 8। तो इस रोम्बस की साइड तो दोस्तों 10 आएगी ना, 10 आएगी ना। तो इस सर्कल की जो रेडियस है दोस्तों ये कितनी आ जाएगी? सर्कल की जो रेडियस है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे 6 × 8/10 24/5,
बोलो दोस्तों, अगर रेडियस 24/5 है तो एरिया कितना आ जाएगा? 576 पाई बटे 26, पाई आर स्क्वायर 576 पाई बटे 26। काजल बिगर डायगोनल a√3 हो जाएगा। ठीक है रितु। बस रोम्बस में इतना ही वैरायटी है, कुछ ज्यादा खास है नहीं रोम्बस में। तो ये हो गया ना, कितने सवाल हो गए भैया? तेईस थे ना? कितने क्वेश्चन हो गए यार? तुम तो बोलते भी नहीं हो ना, तुम्हारा तो मैं बहुत मनाऊंगा किसी दिन, रुक जाओ। अब इसमें सवाल है 41, मैंने तुम्हें करा दिए 23, अभी भी मुझे खूब सवाल कराने। हे भगवान। ठीक है दोस्तों, आप देखते भी तो नहीं हो सर। देख रहा हूं। हाँ प्रशांत, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं सुमित, ठीक है। देखिए आपके अब देखो, ट्रिपेजियम पढ़ते हैं भाई, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रिपेजियम हो गया। मॉक में अच्छे अच्छे सवाल डाल रहा हूं मैं, नए नए सवाल डाल रहा हूं। देखिए ट्रिपेजियम क्या होता है दोस्त? एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसकी साइड का एक पेयर पैरेलल हो, जिसकी साइड का एक पेयर पैरेलल हो, ये होता है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसकी साइड्स का ये एक पेयर, अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल हो, केवल एक ही, दूसरा तो पैरेलल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, वो ट्रिपेजियम हो जाएगा। इतनी परिभाषा है। समलंब चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो। अब आप ये बताइए, सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है, ये तो हो गया ट्रिपेजियम, ये हो गया ट्रिपेजियम। लेकिन कभी कभी देखो, ये तो होगी पैरेलल साइड ए और बी, यहां ए बी और सी डी पैरेलल है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, इनकी लेंथ इक्वल हो जाते, इक्वल, और उसी को अपन लोग बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। उसी को क्या बोलते हैं भाइयों? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो कि ये तो इक्वल हो नहीं सकती, ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाते, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अरे तुम्हारा बैच ना मेंस तक चलता रहेगा, क्लास तुम्हारी होती रहेंगी बीच बीच में। तुम रोते क्यों हो? इतना परेशान मत हुआ करो। हैं, तुम मेरे त्याग के बारे में सुनोगे तो रो पड़ोगे, समझे? चलो इधर देखो, सवाल नंबर 22। ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में बता चुका हूं मैं आपको। देखिए आइसोसेलेस ट्रिपेजियम की खास, देखो ट्रिपेजियम और आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या फर्क है? ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ट्रिपेजियम, ये साइड सी, ये साइड डी, ठीक है ना? तो ये दोनों साइड अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल की लंबाई भी अलग अलग होगी। डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्रिपेजियम इस तरीके से होगा तो आप खुद ही देख लो कहां से डायगोनल इक्वल हो पाएंगे? डायगोनल इक्वल होंगे ही नहीं, ये डायगोनल बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर आपके पास ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो डायगोनल जो है भाई दोस्त वो तुम्हारे नहीं होंगे। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर? सपोज ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रहे हैं, तो भैया बात ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। बात समझ में आगे कि नहीं समझ आगे? अब ये बात समझिए, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में ये साइड A, ये साइड B, ये दोनों तो पैरेलल होगी, लेकिन ये भी C, ये भी C, तो इसमें बात समझना कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं AD और BC वो इक्वल हो जाते हैं।
और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनका झुकाव भी बराबर होगा क्योंकि पैरेलल लाइन पे। तो ये थीटा और ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्त, ये 180 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्त, ये भी 180 माइनस थीटा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। क्या आपको मेरी बातें समझ आई? बोलो। नहीं वेंकट? ठीक है ना। अब आप ये खुद बताइए मुझे, अब आप खुद बताओ दोस्त, अगर ये थीटा ये 180 माइनस थीटा, तो यार ये तो साइक्लिक हो गया। तो यहां पे ये जो है ये तुम्हारा क्या होगा दोस्त, साइक्लिक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं है? अबे पढ़ लो। एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। नाउ अब इसका उल्टा भी ट्रू है। इफ देयर इज ए ट्रेपेजियम inscribed in circle, then it will be isosceles trapezium. अरे अरे छोटी छोटी बातें जिस पे नए सवाल बन सकते हैं, जिन पे नए सवाल बन सकते, इसलिए मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं कि ठीक है ना। अगर किसी सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर किसी सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी ट्रेपेजियम, जिसमें दोनों साइड पैरेलल हैं। अगर किसी सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम बन रहा है तो आप देखते ही समझ जाना कि ट्रेपेजियम कैसा होगा। ये ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस होगा, मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड है हमेशा इक्वल होंगी, क्योंकि ये थीटा और ये 180 माइनस थीटा। ओके, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, थीटा और ये तुम्हारा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों। अरे ट्रेपेजियम का स्मॉलेस्ट डायगोनल से कोई मतलब नहीं है गौरव, दो डायगोनल हैं। ठीक है, यस। तो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक होता है, और अगर हम सर्कल के अंदर कोई ट्रेपेजियम बनाएंगे दोस्तों, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी आ रही है यहां तक, बात समझिए। नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी गुड पूजा। कौन है भैया? देखिए आपके सामने दोस्तों एक ट्रेपेजियम बनाया गया है। ये लाइन जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। अब आप ये बात सुनना कि अगर ये साइड पी जो है ए डी का मिड पॉइंट है दोस्तों, और ये जो पॉइंट क्यू है ये बीसी का मिड पॉइंट है, तो पहली बात तो मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू की जो लंबाई है, पी क्यू जो है ए बी और सी डी पैरेलल होगा, और पी क्यू की जो लंबाई है वो इन दोनों का एवरेज होगा ए प्लस बी बाई 2। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको पता होगा। समझ में है ना? आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पढ़ते रहना। अच्छा कुमार, अभी पढ़ाऊं तुम्हें हैं? तो आप बताइए कि ये जो पी क्यू होगा ये ए प्लस बी बटे 2 होगा। क्लियर है? आगे चलूं मैं? वेरी गुड दोस्तों, नाउ यहां तक क्लियर? 21, 22, 23, कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आशीष यार सब तो विजिबल है। 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आशीष यार सब तो विजिबल है। 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? 21, 22, 23, 24 कंसेप्ट नंबर 24 ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा
यस नीरज, बिल्कुल बनेगा। देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रिपेजियम बनाया, ये ए बी जो है दोस्तों ये सी डी के पैरेलल है, और इस ट्रिपेजियम के दोनों डायगोनल खींचे, डायगोनल बी डी है, ये डायगोनल ए सी है। डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट है पी, तो ये डायगोनल पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट है क्यों, क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, तो जो पी क्यू की जो लेंथ होगी वो इन दोनों पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी, इनके डिफरेंस का आधा होगी, ए माइनस बी बटे 2। तो डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पे, अच्छा भैया कुमार, अगर आप डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो छोटी सी लेंथ बनेगी पी क्यू, ये पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी। आगे चलूं मैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। ये बनाइए, ये बनाओ दोस्तों। देखो ये कंसेप्ट नया है और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने एक ट्रिपेजियम बनाया ABCD, जिसमें साइड AB जो है दोस्त साइड CD के पैरेलल है, मतलब ये लाइन A है, ये लाइन B है। अब मैंने इसमें एक लाइन खींची है PQ, पैरेलल लाइन खींची है। पहली बात तो लाइन पैरेलल है। मैंने एक लाइन खींची है PQ जो AB और CD के पैरेलल है, इस तरीके से कि ये लाइन ट्रिपेजियम को m अनुपात n के रेशियो में डिवाइड कर रही है एरिया में, मतलब क्वाड्रिलेटरल PDCQ और क्वाड्रिलेटरल PABQ के एरिया का रेशियो m अनुपात n है, तो PQ की लंबाई क्या होगी, करिए जरा। कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पास दोस्त कोई भी ट्रिपेजियम है, अगर आपके पास कोई भी ट्रिपेजियम है, कैसा भी, ये साइड A है, ये साइड B है, ये मैंने आपको मिलाया। अगर आप ट्रिपेजियम की दोनों नॉन पैरेलल साइड को आगे बढ़ा दोगे तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाएगा। हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा दोस्त, ये ट्राइंगल बनेगा, है ना। जैसे तुम्हारा ABCD है दोस्त, है भाई, तो ये तुम्हारा E पॉइंट पे जाके लगेगा, ठीक है। और यहां पे लाइन जो खींची गई दोस्त, ये तुम्हारी PQ खींची गई, PQ। तो सपोज मैं इस PQ की लंबाई को x मान लेता हूं, ये x हो गया। आप और ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। क्या आपको यहां पे तीन सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं? क्या आपको तीन सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं? ट्राइंगल EDC, ट्राइंगल EPQ, ट्राइंगल EAB, तीनों सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं। हाँ, रेशियो से तो आसान रहेगा। क्या आपको तीन सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं दोस्त? दिख रहे हैं ना। अगर आपको तीन सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं और ये वाला एंगल कॉमन है, तो यहां पे ये साइड B, ये X, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इन तीनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो B² रेशियो X² रेशियो A² होगा। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये होगा। तो मतलब अगर इस ट्राइंगल का एरिया B² है तो इस ट्राइंगल का एरिया X² होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा? X² माइनस B² दोस्तों, ये बचेगा कि नहीं? आप ये बताइए कि इस ट्राइंगल का एरिया A² होगा, EPQ का X² है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना बचेगा? A² माइनस X²। अगर इस ट्रिपेजियम का, अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? अगर इस ट्राइंगल का एरिया B² है, इसका X² है, तो इसका कितना बचेगा? इसका X² में से B² घटा दो। इस ट्राइंगल का एरिया A² है, इसका X² है, A² में से X² घटा दो, तो इसका एरिया कितना आएगा? A² माइनस X²। जबकि मुझे पता है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो m/n दिया है, तो X² माइनस B² अपॉन A² माइनस X² इक्वल टू m/n। यहां से निकालना, x की वैल्यू आएगी √ma² प्लस nb² अपॉन m प्लस n। √ma² प्लस nb² अपॉन m प्लस n, ये कंसेप्ट है, एक बहुत डिटेल फॉर्मूला है, आपको समझना होगा। √ma² प्लस nb² अपॉन m प्लस n, ma² प्लस nb² अपॉन m प्लस n। हाँ प्रंजल, कोई बात नहीं। √ma² प्लस nb² अपॉन m प्लस n।
तो पीक्यू की जो लंबाई होगी दोस्तों क्या आएगी, अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। अरे नहीं विशांत भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अरे हां ना कुछ तो बोला करो कभी। ठीक है ना। देखो ये तो थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट आ गया। एक्चुअली आपके एग्जाम में जिस सवाल के बनने की ज्यादा उम्मीद है वो है ये कि अगर ये रेशियो 1:1 हो जाए, मतलब सवाल ये बन सकता है कि सपोज एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दो पैरेलल साइड ए और बी हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड ए और बी हैं, और एक लाइन पी क्यू इस तरीके से खींची जाती है पैरेलल लाइन कि जो ट्रिपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांटती है, दो इक्वल एरिया में बांटती है। तो पी क्यू की लंबाई बताइए, मतलब m:n 1:1 हो गया। तो m की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रख दो। ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, और ये कंसेप्ट बनेगा प्रॉपर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। तो पी क्यू की जो अगर किसी पैरेललोग्राम में एक ऐसी लाइन खींचते हो पैरेलल साइड्स के पैरेलल जो ट्रिपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांटती है, तो उस लाइन की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। हाँ मित्र, यहां तक क्लियर है दोस्त? आगे चलूं मैं? बिल्कुल आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट ये देखिए, समझ लीजिए। प्रतीक को भी ऐसा बोर्ड चाहिए। हाँ ऋतुज बताएंगे ना, ये देखो ना, ये तरीका है। आपके पास कोई ट्रिपेजियम दे दिया ए बी सी डी, ये ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम के डायगोनल हैं ए सी और बी डी। ए सी की लंबाई D1, BD की ए सी की लंबाई जो है दोस्तों D1 है, ए सी की लंबाई D1 है, और BD की लंबाई D2 है। एक ही कर दिया था, ए सी की लंबाई D1, BD की लंबाई D2। तो रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है ये दोस्तों, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू, ये तुम्हारी नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये पैरेलल साइड के प्रोडक्ट का दोगुना प्लस 2AB। ये रिलेशन बनता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। मूवी देखने के लिए सर बोर्ड दीजिएगा। हाँ दे दूंगा, सबको मैं दे दूंगा, 30 रुपए की तो है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है दोस्तों, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, आगे चलते हैं। छब्बीस हो गया क्या? अरे यार 26 तो हो गया, कंसेप्ट नंबर 27 आएगा। अब ये बनाओ, ठीक है भाई। देखिए आपके सामने मैंने एक ट्रिपेजियम बनाया जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है ना। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है दोस्त। तो आप ये बताइए कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है h है। तो ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड a इंटू बी, मतलब हाफ a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन डेम। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? सबको समझ आ गए तो सभी ने देखा है। नेक्स्ट
अब आप ये बताइएगा दोस्त 28 नंबर, क्या ये बात समझ आती है आपको? बोलो। अगर आप फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया, और इसके डायगोनल खींचो, तो आपको एक बात ये पता लगी कि आमने सामने के एरिया का सम x इंटू वाई इक्वल होता है z इंटू डब्ल्यू के। x इंटू वाई इक्वल होता है z इंटू डब्ल्यू के। ये बात समझ में आई? कैसे आया? सपोज दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ADC की बात करूं, ADC, तो बेस किस रेशियो में डिवाइड हो गया? AO रेशियो OC। एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब Z से Y का रेशियो यही होगा। अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, बेस किस रेशियो में डिवाइड होगा? AOC। एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब x बटे W। तो कहने का मतलब XY बराबर WZ आएगा कि नहीं आएगा? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? समझ पाए क्या ना? अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन ली, पैरेलल लाइन, मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन ली। अब पैरेलल लाइन ले ली और यहां पे दो पॉइंट ले लिए मैंने A और B, कोई भी दो पॉइंट ले लो A B। तो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं दोस्त और ये ट्रायंगल बनाता हूं, क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, होगा कि नहीं होगा? वो कि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, बिल्कुल बेस इक्वल है, हाइट भी सेम है। अगर आप ये देखो दोनों ट्रायंगल में ये वाला एरिया तो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एरिया तो कॉमन है। तो आप ये बताओ दोस्त, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, मतलब अगर ये एरिया x है तो ये एरिया भी x होगा। बोलो, क्या आज आपको ये बात समझ आई कि ट्रिपेजियम में नॉन पैरेलल साइड पर एरिया इक्वल क्यों होता है? अगर मैं आपके सामने ट्रिपेजियम बनाऊं तो सेम यही तो कंडीशन होती है दोस्तों, सेम यही कंडीशन होती है ट्रिपेजियम में। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यहां पे डायगोनल, यहां पे डायगोनल। अगर ये एरिया x है तो ये एरिया भी x होगा। आप कहेंगे हां सर। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया A है तो इसका B होगा। तो आप ये जानते हैं x गुणा x बराबर AB। तो दोस्तों x स्क्वायर बराबर AB, मतलब x बराबर रूट AB होगा। तो दैट मीन्स दिस ट्रायंगल एरिया रूट AB, दिस ट्रायंगल एरिया रूट AB। कर पाए क्या? क्या आप कंसेप्ट्स को समझ पा रहे हैं लॉजिकली? कमाल कर दिया, अरे कमाल कर देंगे हम। यस, बोलो दोस्तों, यही कहना चाह रहे हैं हम? वाह वाह वाह। दिल से दुआ मांग रहा हूं, भगवान आपको सारी खुशियां दे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुमको भी सारी खुशियां दे भगवान, 5-6 नौकरी दे। अभी देखो ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम की दो पैरेलल साइड है और ये दोनों डायगोनल O पे काट रहे हैं। तो मैंने ये बात बोली है दोस्त कि आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगर दोस्त आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर है बच्चे, और इसका एरिया x है, इसका एरिया y है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो रूट एक्स इज टू रूट वाई होगा ना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रूट एक्स इज टू रूट वाई होगा। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया देखो x है और ये y है, तो ये आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हमेशा ट्रिपेजियम में। अगर एरिया का रेशियो x अनुपात y है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रूट एक्स इज टू रूट वाई होगा ना, रूट एक्स इज टू रूट वाई।
अब आप ये बताओ, रूट एक्स का मतलब एक्स है, रूट एक्स टाइम्स है, तो रूट वाई का मतलब भी रूट एक्स टाइम्स होगा, तो के की वैल्यू क्या रूट एक्स वाई नहीं आएगी? बोलो। सिमिलरली रूट वाई का मतलब वाई है, रूट वाई गुना, तो रूट एक्स का मतलब भी रूट वाई गुना रूट एक्स वाई आएगा। तो ये चीज आप रेशियो से भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आना है। क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट। और ये तुम्हारा खत्म, खत्म बटे सन्नाटा। गुड, आ जाओ। ये बनाइए। मेंस 2018 के पेपर में कठिन सवाल आया था, बच्चे नहीं कर पाए थे। सालू, दीज कंसेप्ट वर ट्रू फॉर एवरी ट्राइंगल। हाँ, सेलन फाइल। कौन सा बचा है सौरभ? कुमार, तुमने कर दिया था ये पिछली बार जब आया था। एक ट्रिपेजियम में ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी 12 है, सी डी 7.2 है, तो पैरेलल साइड की लंबाई दे रखी है। तो लेंथ और द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल को मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई 12 माइनस 7.2, 4.8 का आधा 2.4, ठीक है ना, 2.4 सेंटीमीटर। आगे चले, अगला सवाल। किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांटता है। यदि दो समांतर भुजाओं में बड़े भुजा की लंबाई 45 है, तो दूसरी समांतर रेखा की लंबाई, अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2:9 के रेशियो बांट रहा है, तो यानी कि साइड्स का भी रेशियो यही होगा। अरे यार, आप ये बताओ कि जैसे तुम्हारा एक ट्रिपेजियम है, अब क्वेश्चन में दिया है एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2:9 के रेशियो बांटता है भाई, तो यानी कि किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को, तो ये वाला विकर्ण दूसरे विकर्ण को बांट रहा है 2:9 के रेशियो में, तो साइड्स का रेशियो भी तय होगा, पैरेलल साइड्स का रेशियो की आमने सामने ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर बड़ी भुजा की लंबाई 45 तो छोटी भुजा की लंबाई 10। तो इस बात को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, पेन भी नहीं उठाना था। वेरी गुड मनदीप, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये बताओ। नहीं जितेश, ये कर लेंगे, आसान से सवाल है यार, कैची फिगर है ना ये। तो ए बी सी डी ट्रिपेजियम में ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, दोनों डायगोनल। देखो सबसे पहले तो बात समझनी है कि ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, ये हो गया ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, और दोनों एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं, ये पी पे काट रहे हैं, तो दिस वन इज पी। तो आमने सामने एक ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो लेंथ ऑफ बीडी बताना है, बीडी। तो आप ये बताइए, यहां पे इसके सामने सीपी, यहां इसके सामने एपी। सीपी का मतलब 5x माइनस 3। अब दोस्तों एपी का मतलब 3x माइनस 1, ये आ जाएगा। छोटू ट्राइंगल में इस एंगल के सामने डीपी, डीपी का मतलब 6x माइनस 5। मोटू ट्राइंगल में सेम इसके सामने बीपी, बीपी का मतलब 2x प्लस 1। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। एपी अपॉन पीसी बराबर बीपी अपॉन बीडी आप डायरेक्ट कर सकते हो,
ठीक है ना। या फिर ये देख लीजिए डीपी अपॉन पीबी बराबर पीसी अपॉन पी, रेशियो सेम होगा। ये आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो। आप ये देख से एपी पीसी है ना, ए के उल्टा सी आता है ना, और नीचे से लेंगे तो बीपी और ये डीपी, रेशियो सेम होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में नहीं रेशियो की बात करना। तो आपसे जो पूछा है, आपसे तो यार डीबी पूछा है, तो डीबी की लंबाई क्या है, डीबी की लंबाई क्या है, डीबी डीपी, डीपी की लंबाई पीबी प्लस डीबी, बीपी और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, डीबी पूछा है ना, डीबी और ये पीडी, इन दोनों को जोड़ लोगे तो बीडी की जो लंबाई है 6 और 2 8x माइनस 4। पहली बात तो आंसर 4 का मल्टीपल आएगा, तो ये दोनों आंसर तो है नहीं, एक कट गया। तो सबसे पहले अपन को यहां से x निकालना है, बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्व नहीं करना, यहां पे आप लगाइए हिट एंड ट्रायल दोस्त। यहां पे क्या लगा दोगे आप, हिट एंड ट्रायल। क्या किस पे सेटिस्फाई कर रहा है x की वैल्यू, 3 पे, 1 पे तो बात बनेगी नहीं। 3 पंजे 15 माइनस 3 12, 3 चिंग 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 पे नहीं 2 पे कर रहा है भाई, बिल्कुल 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। 2 पंजे 10 माइनस 3 7, 2 छिक्का 12 माइनस 5 7, 2 दूनी 2 3 6 1 5 और 2 दूनी 4 1 5, इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो bd कितना आएगा, 16 माइनस 4 12, 12 इसका आंसर है। बोलो, नहीं नहीं नीरज, हाफ पे तो निगेटिव हो जाएगा ना दोस्त, 2 और हाफ बता रहे हैं, हाँ हाफ हो जाएगा, लेकिन उस पे ना ये साइड निगेटिव हो जाएगी, 5x माइनस 3, हाफ नहीं लेंगे। ठीक है भाई, बोलिए। देखिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं इस चीज को करने का। यहां पे आप डिफरेंस देखो, -3 में से -1 घटाओ माइनस का 2, यहां आप डिफरेंस देखो -5 से घटाई कितना आएगा, -6। तो यार डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर 2/4 दोस्त, अगर 2/4 आपको पता है 3/6 के इक्वल है, तो यहां पे डिफरेंस दोस्त कितने गुना है, 2 है। यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्त, 3 है। आप ये बात जानते हैं कि जैसे 2/4 दोस्त 3/6 के बराबर होता है, ये तो है दोनों हाफ हाफ है। यहां डिफरेंस कितना है दोस्त, 2 है। यहां डिफरेंस कितना है, 3। अगर मैं दोनों को इक्वल करूं, 3 और 2 को 6 करूं, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, दो को इक्वल हो जाएगी ना फ्रैक्शन। तो आप ये बताइए यहां 2 है या 6, तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से है भाई। अब आप देखो न्यूमरेटर इक्वल कर दो चाहे डिनोमिनेटर, यहां 15x माइनस 9 बराबर 6x माइनस 5, तो 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा दोस्त, 3 पंजे 15x माइनस 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 5, तो कितना आएगा 15 माइनस 6 9x बराबर 9 माइनस 5 4, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, 5x माइनस 3 और 3x माइनस 1। अच्छा यहां पे डिफरेंस नहीं गड़बड़ है, यहां से नहीं निकल पाएगा वो चीज, मतलब यहां से नहीं निकल पाएगा, x में भी तो आएगा यार, x में भी तो आएगा डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इसमें से घटाओ तो 2x माइनस 4, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें घटाओगे तो 4x माइनस 6, इसको इक्वल करना पड़ेगा 2x माइनस 4 और 4x माइनस 6। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगी दोस्त, इक्वल करने में प्रॉब्लम आएगी, यहां पे 2 आएगा ना, 2x माइनस 2 प्रॉब्लम आएगी इक्वल करने में, जैसे बताया वैसे ही कर लो। ठीक है, एक साइड ना वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीडी कितना जाएगा दोस्त, 12। ठीक है, हिट एंड ट्रायल ही बेस्ट है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27, ये बताओ, कंपाउंड डिविडेंडो लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाता है वैसे ही, कंपाउंड डिविडेंडो भी बता रखा है वैसे मैंने आपको। ये सवाल आया था 2017 प्री में, बताइए 26 सवाल वाली प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रेटर के लिए, किसी के लिए क्यों होगी यार, ये केवल और केवल ट्रिपेजियम के लिए, ये केवल और केवल ट्रिपेजियम के लिए, किसी के लिए भी नहीं है, केवल और केवल ट्रिपेजियम के लिए है ये, ओनली फॉर ट्रिपेजियम।
दिए गए चित्र में पी आर और एस टी परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन क्यू आर पर, क्यू आर टेंजेंट है तो पी आर और एस टी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है दोस्त और ये वाला एंगल 90 है। गुड। पी क्यू पास थ्रू ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू ये जो है इस सर्कल है, सेंटर इसका ओ है, डायमीटर इक्वल टू 10, इसका डायमीटर 10 है, मतलब ये पी एस आपको 10 दिया है। लेंथ ऑफ पी आर इज 9, तो पी आर आपको 9 दिया है, 9। और आपसे एस टी पूछा है, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 आएगी, 5। अब आप खुद बताओ, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो यार ये ट्रिपेजियम भी नहीं बन गया, पी एस टी आर ट्रिपेजियम नहीं बन गया। और अगर ये तुम्हारा मिड पॉइंट है दोस्त, तो ये भी तो मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 5 है तो इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो एस टी 1 आ गया और एक ही आंसर था। बोलो दोस्त, अगर ये 5 है तो इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, 9 और ये 1, 10, क्योंकि ओ जो है सेंटर है तो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन खींच रहे हो तो अपोजिट को भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो 5 और इन दोनों का सम 10 कर दिया। कितनी सिंपल सी बात थी, आपको कुछ नहीं करना। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। बोलो भाई। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है, पी और क्यू दो पॉइंट है ए डी और बी सी पे, एपी से पीडी का रेशियो 5:4, तो ये रेशियो 5:4 दिया है, 5:4। डीसी 11, ए बी 38, तो डीसी की लंबाई 11 दी है और ए बी की लंबाई दोस्त 38 दी है, और ये ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम। आपसे पूछा गया है पी क्यू बताना है, पी क्यू पूछा है। देखिए यहां मिड पॉइंट नहीं दिया, यहां रेशियो दिया। अब आप बताइए इस साल को कैसे करेंगे? वैसे तो कर लेते हैं बच्चे, पर जब रेशियो आता है तो कैसे करेंगे? अब आप ये बताइए कि यहां 11 है या 38, जैसे जैसे नीचे जाओगे लेंथ बढ़ती जाएगी। लेंथ में कितने का गैप आया? 27 सेंटीमीटर का। और आपने कदम कितने चले? 4 + 5 9, तो 9 यूनिट का मतलब 27, एक का मतलब 3 सेंटीमीटर, एक का मतलब 3। तो आप 4 कदम चलोगे, 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा, तो चौथा कदम चलोगे तो 12 बढ़ जाएगी ना, तो 11 + 12 23 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एक का मतलब 3, तो 4 का मतलब 12, तो 11 में 12 ऐड हो जाएगा 30। एक का मतलब 3, तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 15, तो 38 से 15 कम हो जाएगा 23। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है विवेक यहां पे, तो यही तरीका सबसे बेस्ट है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है जिसमें एबीडीसी के पैरेलल है, सीडी 9 है, एबी 13 है। लाइन पीक्यू एबी के पैरेलल है। लाइन पीक्यू ट्रिपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांटती है। पीक्यू की लंबाई बताइए। यह सवाल मेंस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, एक परफेक्ट सवाल है। आप जानते कि अगर कोई लाइन पैरेलल साइड के पैरेलल खींची जाती है ट्रिपेजियम में, और वो ट्रिपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांटती है, तो उसकी लंबाई कैसे निकालोगे? √a² + b² बटे 2। 169 + 81, तो 170 + 80, 250 बटे 2, 125 हो जाएगा। और 125 का अंडर यानी कि 5√5 सेंटीमीटर आंसर है। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10-12 सेकंड, लेकिन आपको सवाल आए तो सही, तभी तो कर पाओगे जल्दी से। 30 नंबर ये बताइए। दिए गए चित्र में ए बी समलंब चतुर्भुज है। ए बी की लंबाई 20 है, सी डी 10 है। तो दोस्त ए बी तो आपको 20 दिया है और सी डी आपको 10 दिया है।
तो एरिया ऑफ EFCD एंड ABCD, मतलब पूरे ट्रिपेजियम का एरिया 4 है तो EFCD का एरिया 1 है, तो ये एरिया कितना बचेगा 3। आपसे EF पूछा है, बताओ क्या आएगा EF, बताओ EF। देखो दोनों ही तरीके हैं, चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा के सिमिलरिटी से कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया था कि आप इसको डायरेक्ट आगे बढ़ा के सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, करा दूं क्या, उसी से करा दूं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर ये तुम्हारा x है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है भाई। अगर ये साइड 20 है, ये x है, तो इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1:3। देखो 10 सेकंड लगेगा ये लाइन लिखने में, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 400 और माइनस का 300 700 हो जाएगा, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 175। तो x कितना आ जाएगा दोस्त 5√7 सेंटीमीटर। कर पाए क्या, बताओ। ABCD एक ट्रिपेजियम, ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें AB जो है CD के पैरेलल है और AB जो है CD का 4 गुना है। ये AB हो गया, ये CD हो गया। ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है, ABCD का 4 गुना है। डायगोनल ऑफ ट्रिपेजियम इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल O पे काटते हैं, तो ये हो गया और ये हो गया। ये रेशियो 1:4 है। AB जो है 4 गुना है भाई CD का, CD 1 है, AB 4 है, तो एरिया का रेशियो 1:16 हो जाएगा। आमने सामने एक ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स का रेशियो 1:4, तो एरिया 1:16। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DCB और ABO, O पे काट रहे ना, अगर ये 1 है, ये 16 है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, 16 कम 16 4 चौक 16, तो DCB का एरिया 5 आया और ABO का एरिया 16 है। रेशियो कितना होगा 5:16, और ये आंसर है। गुड, चलो तो ये टॉपिक खत्म। बाकी के जो सवाल है वो खुद कर लेना, कल हम पॉलीगन डिस्कस करेंगे, पॉलीगन, ठीक है ना। चलो सो जाओ तुम, बाय। स्वागत नहीं करोगे नहीं सोनू, तुम्हें तो मैं डंडा मारूंगा तुम्हारे, जाओ यहां से, सो जाओ।